इस वीडियो में हम थ्रो का यूज़ समझते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो किस काम आता है, थ्रो कब लिखते हैं। तो थ्रो इज यूज्ड टू जनरेट एक्सेप्शन। थ्रो का यूज करके हम एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने लिखा थ्रो और यहां पे न्यू, हमने लिखा थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारे प्रोग्राम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगी इसका मतलब वो ट्राई ब्लॉक सर्च करेगी, कैच सर्च करेगा, फाइनली चलेगा। मतलब वो जो एक्सेप्शन आने पर जो मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम फ्लो में, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्रो ने क्या किया, थ्रो ने इस ऑब्जेक्ट को उस मैकेनिज्म में डाल दिया कि ट्राई सर्च करो, ट्राई के अंदर अगर है तो कैच में जाओ, कैच अगर चल जाता है तो नॉर्मल कर दो कोड को, कैच नहीं चलता है तो फाइनली चला के टर्मिनेट कर दो। अगर ये थ्रोज यहां से हम हटा दें और ये हमने लिखा न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो अगर हम न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिखते हैं, मतलब ऐसा लिखा अगर हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई इज इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मतलब हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ए इज इक्वल टू न्यू है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक लाइब्रेरी में लिखी हुई क्लास है और ए क्लास हम लिखते हैं वो वाली क्लास है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना या ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब एक्सेप्शन आती है तो वो ये सर्च करता है कि क्या जिस लाइन में प्रॉब्लम आई है वो लाइन ट्राई में लिखी है। अगर ट्राई में लिखी है तो कैच को सर्च करो, कैच पे जाओ, कैच में प्रोग्राम जाता है तो प्रोग्राम नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद की सारी कमांड चलती हैं। कैच में अगर प्रोग्राम नहीं जा पाता है तो कोड टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ फाइनली चलता है। तो ये जो मैकेनिज्म है कैच सर्च करने का, उसके बाद फाइनली चला के कोड टर्मिनेट करने का, ये मैकेनिज्म थ्रोज से आया। अगर हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया तो इससे कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम एक के बाद एक लाइन से चलता रहेगा सिक्वेंशली। जैसे हम ए इक्वल टू न्यू ए करते हैं तो उसके बाद ए डॉट M1 मतलब अगली लाइन चल जाती है। ऑब्जेक्ट बनाने से कोई प्रोग्राम टर्मिनेट थोड़ी होता है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना देंगे तो उससे कोई टर्मिनेशन चालू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को थ्रो के आगे लिख देंगे, थ्रो ई, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस लाइन के बाद कोई कमांड नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक ये ऑब्जेक्ट कैच में नहीं चला जाता। कोई कैच इस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, जब कैच इस ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तब प्रोग्राम नॉर्मल होगा, अदरवाइज कोड टर्मिनेट करते रहो, सिर्फ फाइनली ब्लॉक चलाते रहो। तो थ्रो का यूज करके हम किसी भी कंडीशन पे एक्सेप्शन अराइज कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन पे। जनरली अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आती है? जब हम 0 से डिवाइड करें, लेकिन थ्रो का यूज करके हम कोई सी भी एक्सेप्शन किसी भी कंडीशन पे अराइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम थ्रो का। ये हमारा कोड। तो जब इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, मतलब चलाएंगे कैसे, कहीं पे भी जाके ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के M1 कॉल कर देंगे। तो किसी भी मेन मेथड में जाएंगे जहाँ से भी हम इस मेथड को यूज करना चाहेंगे, हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना के M1 फंक्शन कॉल कर देंगे, ए डॉट M1। तो जब भी हम M1 फंक्शन कॉल करेंगे कंट्रोल इसमें आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी कमांड्स लिखी हैं सब कमांड्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। कमांड्स एग्जीक्यूट होने के बाद आपने कंडीशन लगा रखी है, x की वैल्यू 10 से कम है, तो हो सकता है ये कंडीशन ट्रू हो जाए, हो सकता है कंडीशन फॉल्स हो जिस समय प्रोग्राम चल रहा हो उस समय। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने वहाँ लिखा है थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए और उसको थ्रो कर दीजिए। तो इस लाइन पे ऐसा मान लिया जाएगा कि प्रोग्राम में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई है। अगर किसी भी लाइन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है या कोई भी एक्सेप्शन आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या वो लाइन ट्राई में है।
तो ये लाइन ट्राई में लिखी है, ट्राई में लिखी है तो कैच में जाओ तो सीधे कैच में जाएगा। जितनी लाइनें लिखी हुई हैं बीच में वो सब छोड़ देगा, सीधे कैच में जाएगा। कैच में क्या लिखा है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये ऑब्जेक्ट उसमें हैंडल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आई थी पर सॉल्व हो गई है, सॉल्व हो गई है, ये नहीं प्रिंट हुआ। और उसके बाद लिखी हुई सारी लाइन्स एग्जीक्यूट हो गई। तो थ्रो का यूज़ करके हमने हमारी खुद की कंडीशन पे एक्सेप्शन जनरेट कर लिया, यूज़र डिफाइंड कंडीशन पे हमने एक एक्सेप्शन अराइज कर लिया। और वो पूरा मैकेनिज्म कैसा बन गया, बिल्कुल मैकेनिज्म वैसा जैसे एक एक्सेप्शन इंटरनल आती है, कोड टर्मिनेट होता है, कैच सर्च होता है, वो सारा मैकेनिज्म वैसा हो गया। तो थ्रो का यूज़ करके हम एक्सेप्शंस जनरेट कर सकते हैं। कोई सी भी, जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे वो वाला कैच सर्च करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो नल पॉइंटर का कैच सर्च करता है। जब तक नल पॉइंटर का कैच नहीं मिल जाता तब तक कोड टर्मिनेट होता रहता है, और जिस समय वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के कैच में पास होता है वो ऑब्जेक्ट, तब कोड नॉर्मल हो जाता है। तो थ्रो हम समझ गए। थ्रो का ध्यान ये भी रखना है, जिस ब्लॉक में आप थ्रो लिखोगे वो उस ब्लॉक की वो लास्ट लाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन और 4 लाइन की कमांड्स और लिखूँ, उसके बाद इफ़ क्लोज करा और बाद बाकी लाइनें लिखी है, ये नहीं हो सकता है। ये कमांड्स यहाँ नहीं आ सकते। थ्रो उस ब्लॉक की लास्ट लाइन होगा जिस ब्लॉक में उसको लिखा। इस इफ ब्लॉक में लिखा है थ्रो, तो थ्रो इस ब्लॉक की लास्ट लाइन है। अगर थ्रो बिना कंडीशन के लिखा होता तो इस लाइन के बाद इस मेथड में कुछ नहीं लिख सकते थे, क्योंकि थ्रो कंफर्म कर देता है कि इस लाइन पे प्रॉब्लम आ जाएगी और कोड टर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। तो अगर इस लाइन पे प्रॉब्लम आ जाएगी और कोड टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसके बाद का कोड लिख ही नहीं सकते, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, अनरीचेबल कोड है, तो लिख भी नहीं सकते हैं, वो लिखने भी नहीं देगा, कंपाइलर ही मना कर देगा। थ्रो के बाद, थ्रो स्टेटमेंट के बाद उस ब्लॉक में कोई दूसरी स्टेटमेंट नहीं आ पाएगी। तो ये तो हम थ्रो का कंसेप्ट समझ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रोज का कंसेप्ट समझेंगे।